अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत से एक्स्ट्रा फंक्शन भी पढ़ेंगे जो आप 12th क्लास में डिस्कस होगा, बट हम लोग पढ़ लेंगे यार अभी हैं। तो जल्दी से आइडेंटिटी फंक्शन एक होगा, और हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। तीसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूलस फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। फिर आपकी बुक में तो काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी कम दी, हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट। बहुत से बच्चे इसको लीव कर देते, इसका एक और नाम होता है स्टेप अप फंक्शन, बहुत से बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं हैं। फिर एक होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपके 11th क्लास में नहीं है, बट हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो है ना। ये स्टेप अप, इसको होता है सीलिंग फंक्शन भी नाम है इसका, सीलिंग फंक्शन भी इसको कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया। हमारे पास पॉलिनोमियल भी फंक्शन एक है जिसमें पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक रैशनल फंक्शंस भी है जिसमें दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवाइड करके जो फंक्शन आता है, रैशनल फंक्शन भी है। स्क्वायर रूट फंक्शन भी है हमारे पास, काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन है। तो इतने टाइप से फंक्शन हैं, हम लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। नॉलेज होगी तो नंबर खुद आपके पास आए कि भाई मुझे ले ले यार, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, अच्छा जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। क्या, एक्स की जगह कुछ पुट किया और आउटपुट ही वही आ रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा है। जैसे f(x) = x, या फिर f(2x) = 2x, या f(3x) = 3, मतलब आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो यार आउटपुट भी आपको 1 ही मिलेगा। 0 पुट करोगे तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। और इस फंक्शन का ग्राफ बना लेना, 1 पुट किया तो 1, 0 पुट किया एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन का अगर आप डोमेन निकालेंगे, या आपको मैं बताता चलूँगा रेंज निकालेंगे या कोडोमेन निकालेंगे, क्या होगा, क्योंकि फंक्शन है तो ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। रिलेशन है तो उसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ होगा। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू किस पे डिफाइन कर रहे थे। हमने कहा एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर है, या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्योंकि फंक्शन तो हम किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर को लेके उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसका डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपके बुक में रियल नंबर को दिया गया क्योंकि सारे नंबर रियल नंबर है एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अब डोमेन क्या हो, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, कुछ भी रियल नंबर, तो जो आंसर आएगा वही तो आएगा, रियल नंबर ही आएगा, तो कोडोमेन ही वही हो जाएगा। तो इसे सो सिंपल है। कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं क्या होता है, ये कुछ चीज़ें बहुत सिंपल हैं इसकी। कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। f(x) = k हमारा कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब आप x की जगह कुछ भी रख लो, आएगा k का k ही। जैसे सपोज एक फंक्शन है f(x) = मान लो 2 है, तो आप x की जगह कुछ भी रख लो, y की वैल्यू 2 ही होगी। मान लो 1 2 यहाँ पे है, तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये भी रियल नंबर से रियल, तो डोमेन हमारे की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। और रेंज जो हमारी है, रेंज हमेशा k ही आएगी, ठीक है। और कोडोमेन हमारा फिर से r हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आएगा मॉडुलस फंक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 हमने कर लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, 11th के लिए भी। मॉडुलस फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, ये साइन होता है इसका मॉडुलस एक्स का। मीनिंग क्या होता है कि अगर आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, यू आर ऑलवेज गेटिंग पॉजिटिव नंबर, तो इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिखते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। और x की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, लेकिन आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी -2, बट बाहर निकल के तो आंसर +2 आएगा। तो कैसे आया होगा, अंदर फंक्शन हुआ क्या, हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उसका। तो ये इंडिकेशन है और इस तरीके से ब्रेक करके इसको हम लिखते हैं। तो अब अगर मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ तो जल्दी इसकी एक टेबल बनाता हूँ। x और देखो fx को y भी कहते हैं, y या f एक ही बात होती है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। 2-3 वैल्यू लेके दिखा दूंगा। x की जगह -1 लो, -1 क्या 0 से कम, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये वाला। तो x की जगह -1 रखो तो माइनस माइनस +1, 0 रखो तो 0, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, -2 रखोगे तो भी 2। मतलब आप कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, सो पॉजिटिव आएगा। 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, x पे गए -1, y पे गए +0, 0 1 1 2 2, मतलब इसका जो आपका ये मेरे, और आप देख रहे होंगे कि x एक्स y एक्स से 0, यहाँ पे मान लो हमारा ओरिजिन होता है, मान के लो होता ही है, इसके नीचे ही तो y नेगेटिव होता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही ये फंक्शन 0 पाए तुरंत पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता इसका फंक्शन का। तो ये फंक्शन को ब्रेक करके लिखते हैं। 11वीं क्लास के बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसमें 12th वालों को अच्छे से आ जाता है। क्यों कंफ्यूज होंगे, अब बिल्कुल नहीं होंगे ना। हमने इसको माइनस लगाने का मीनिंग क्या है अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर ली, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए +1 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस साइन का, तो प्लस है, माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर कभी आपको ये मिल जाए, मान लो मॉड्यूलस x -1, ऐसा नहीं है आपको हमेशा। अब इसे कैसे ब्रेक करके लेके, घबराना नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे केस में आपको ट्रिक से बताऊंगा कि जो भी इसके अंदर लिखा हो उसको रख दो 0 के इक्वल, तो x कितना आ गया, 1। ठीक है जी, तो 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 के बराबर लो और 1 से बड़ी लो, x की वैल्यू 1 से छोटी लो। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसके आगे प्लस लगा देना और जो भी फंक्शन है उसके आगे माइनस लगा देना। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, देखिए आप x की वैल्यू 1 से कम लो तो वो 0 भी हो सकती है। आप रखो यार x की जगह 0, तो 0 -1 आ गया ना, और माइनस, लेकिन बाहर निकल के आंसर आएगा +1। कैसे आया होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसा भी मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए उसकी डेफिनेशन हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, फिर उसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो x -1 का अगर आप ग्राफ बनाते ना डियर, तो ऐसे आएगा, मान लो 1, ये 1 है तो 1 पे जाएगा, फिर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको रखो 0 के बराबर, सबसे पहले से 0 के बराबर हम लोग पुट कर देंगे। ये तरीका है आपको बताने के लिए। आगे हम लोग 12th का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि इसकी फंक्शन की जो डेफिनेशन हो रही वो कहाँ ब्रेक हो रही, क्रिटिकल पॉइंट का, लेकिन फ़िलहाल इतना ही आप समझ लीजिए। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन, तो वीडियो पॉज करता हूँ, लिख लो आप लोग। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम मतलब सिंगल नंबर। देखते हैं ये कैसा फंक्शन है। इस पर ये भी एक अच्छा फंक्शन है। इसमें क्या कहते हैं कि आप भैया x की जगह कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी, आंसर केवल 3 आएंगे। क्या आएंगे आंसर, या तो -1 आएगा, 0 आएगा, या +1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो हमेशा 1 आएगा। छोटी है 0 से तो नेगेटिव -1 आएगा। 0 के बराबर है तो 0 आएगा। इस फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, f(x) = मॉड्यूलस x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 एंड x इक्वल्स टू ये फंक्शन। और ये फंक्शन सर एक ही बात है, देखिए कैसे। चलिए अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। आउटपुट देखना, 0 -1 और +1 के बीच में ही आएगा x और f(x). चलिए एक -2 -1 0 1 2 वैल्यू लेते हैं। -2 वैल्यू पुट करिए। -2 मतलब x की वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगा, और 0 नहीं है, मतलब प्लस में नेगेटिव कुछ भी है तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो चलिए रखिए, -2 रखो यहाँ पे, तो x की जगह -2, ये तो +2 हो जाएगा मॉड्यूलस से। नीचे कितना, -2, तो -1 आएगा। सही बात है ना। अब -1 रखो, मॉड्यूलस के अंदर -1 रखोगे तो +1 आएगा। नीचे भी x है मतलब -1, तो -1 आएगा। फिर इधर 1 और इधर 2 रख के देखो, 1/1 2/2। तो कहने का मतलब कुछ भी रख लो भाई, आंसर आपका हमेशा -1 0 1 हो या 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन नहीं बताया, अभी वो भी बताएंगे। तो
कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज की अगर हम बात करें ना, रेंज की डियर, तो वो -1, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब मॉडुलस फंक्शन में भी हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगा वो R+ आएगा, मतलब रियल नंबर आएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। कोडोमेन तो सबके वही हो जाएंगे R। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, किसका, सिग्नम फंक्शन का, इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देखते हैं सिग्नम फंक्शन का। इस ग्राफ में बड़ा मजा आने वाला है। देखिए इसका ग्राफ देखते हैं। -1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। चलिए x की जगह गए -2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1, मतलब ये रहा। x की जगह गए -1, तो आंसर कितना आएगा, -1। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं सपोज इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ और आपसे ही पूछूंगा कि माइनस अगर 0.1 लिखा तो भी -1 आएगा, मतलब 0 से कम कुछ भी वैल्यू लोगे तो आंसर हमारा -1 आएगा। कैसे, चलो यहाँ रख के आपको दिखाता हूँ। -0.1 अपॉन 0.1 माइनस का, तो ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस का होगा, तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो कहने का मतलब कितनी भी छोटी से छोटा नंबर हम लोग लिखेंगे, 0.9 लिखें या 0.1, आंसर हमेशा -1 आएगा, या 0.1 तो 1, 0.11 तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर x की जगह यहाँ -1 है, यहाँ 0.5 होगा, हम कुछ भी रखते जाएँ तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा -1 ही आएगा। बहुत पास जाएंगे इसके, लेकिन जैसे ही 0 पुट किया तो वो 0 पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये मिलाया और यहाँ पे आ जाएगा होल ब्रैकेट। देखना आप जब इसका NCERT में किसी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे होल क्यों आया, क्यों, अगर आप इस लाइन पर कोई पॉइंट लेते हैं, ये लाइन है क्या, y एक्सिस पे हमारा x क्या होता है, 0 होता है, और x अगर 0 हो गया तो y क्या होगा, 0, और y 0 यहाँ पर होता है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। ऐसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, पॉजिटिव में 1 गए तो 1, 2 गए तो 1, इस तरीके से बनेगा, लेकिन 1 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक होल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, इंटरवल वाले जो क्वेश्चन है 1.3 या 1.4 में बहुत अच्छे से समझाया कि ये डार्क कब होता है और ये इस तरीके से कब होता है। आप समझो, मैं इस लाइन को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि आप जितना इस लाइन के पास आएंगे, जैसे ही 0 पे गए तुरंत y 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, तो ये इस तरीके से इसका बन जाएगा। अच्छा, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा। आप इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते समय आपको पेन उठाना पड़ेगा, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। आपको मैं हर चीज़ हल्की बता रहा हूँ 11वीं क्लास में, फिर भी ये सब आप पढ़ेंगे। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्यों है, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय अगर पेन को उठाना पड़ जाता है तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और पेन आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। ये लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है जी, तो अब पढ़ेंगे और भी मज़ेदार ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, अच्छा ये देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इंडिकेट करते हैं इस तरीके से एक बिग ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको ब्रेक करके, जैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन को लिया, इसके 3 तरीके हैं, और जो मैं तीनों तरीके लिख रहा हूँ ये NCERT में नहीं है। एक तरीका मिल जाएगा किसी RD शर्मा में शायद मिल जाए, लेकिन 3 तरीके से इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ। आप देखिए बड़ा मज़ा आएगा इसको। सबसे पहला जो सबसे सिंपल है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन प्लस इंटीजर, आंसर आएगा इंटीजर। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें कि हम लोग इसको ये बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरीके से डिफाइन होता है कि अगर x की जगह कोई इंटीजर है तो इसका आंसर सीधा इंटीजर आ जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो प्रीवियस इंटीजर ऑफ नंबर, प्रीवियस इंटीजर ऑफ नंबर, जो भी नंबर हमने लिया। दूसरा तरीका कि अगर k-1 और k है k+1 और ये हमारे पास k एंड k+1 है, तो ऐसे केस में k-1 आता है, ऐसे केस में k आता है, वेयर k इंटीजर, वेयर के इंटीजर। नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। इतना हम लोगों ने अब इतना डीप में पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि
आप कोई और बच्चों से अलग बनाएगा, नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। अब देखिए क्या लिखा ये है, क्या ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता क्या है, वो कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर का आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछते हैं, किसी भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे पूछा 2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क एकदम उल्टा करता है। जैसे अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊं 2.3 को, 0 1 2 और 3, लगभग 2.3 मान लो यहाँ पर है, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट, इसका आंसर आएगा 2। पता है क्यों? क्योंकि 2.3 सबसे बड़ा नंबर है, ध्यान से सुनना जरा, 2.3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर 2.3। इसके इधर जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं इस तरफ, जिस 2.3 के LHS जितने भी इंटीजर हैं, सबसे बड़ा 2.3 है। हमको इसमें वो लिखना होता है जो इसके एकदम पास में इंटीजर होता है, इससे छोटा ही लिखेंगे। इसके एकदम जो, अब आप कहेंगे सर जैसे मान लो 2.9 होता तो क्या इसका आंसर 3 हो जाता, क्योंकि 2.9 तो इस तरफ होगा, बिल्कुल नहीं, आंसर इसका तो भी 2 ही होता। इसके एकदम L, क्योंकि ये 2.9 बड़ा है, 2.9 बड़ा है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तीनों तरीके से, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखिए मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, इसको डीप में पढ़ेंगे क्योंकि बुक में कुछ नहीं है आपके NCERT में, और भी ज़्यादा बुक में इतना नहीं डीप में दिया, ये हल्के में लेते हैं इसको लोग, एंट्रेंस एग्जाम में तक इसके क्वेश्चन आते हैं अच्छे। अगर आपसे किसी ने कहा कि 2.3 की वैल्यू बताइए, एक माइनस में लेंगे, तो चलो पहले इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बताते हैं। क्या करें, पॉजिटिव फ्रैक्शन प्लस इंटीजर के फॉर्म में लिखो 2.3 को, हम बिल्कुल लिख सकते हैं 2 इज़ अ इंटीजर एंड 0.3 इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर, इंटीजर कितना है 2 आंसर आ गया। अब इस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा, बट 2.3 तो इंटीजर नहीं है। क्या है 2.3, जब इंटीजर नहीं है तो प्रीवियस इंटीजर ऑफ अ नंबर, 2.3 से जस्ट प्रीवियस कौन सा इंटीजर होगा 2, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। ये कहते हैं कि x की जो वैल्यू है वो k-1 और k के अगर बीच में है तो k-1 आएगा। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, x की जगह 2.3 है, तो 2.3 से बड़ा इंटीजर क्या है 3, और एकदम छोटा इंटीजर क्या है 2, तो इधर जो इंटीजर वही तो आ रहा है k-1, तो इधर कितना रहा k-1, तो इधर तीनों तरीके से आंसर 2 ही आएगा। और चौथा तरीका क्या है, जो कि देसी तरीका है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो एकदम, जो भी नंबर दिया गया है 2.3 मान लो यहाँ है 2 और 3 यहाँ से जस्ट प्रीवियस में कौन सा इंटीजर 2, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ बनाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मजे लो बेटा। अब एक चलो माइनस में देख लेते हैं, माइनस में -2.9 मान लीजिए, इस तरीके से करें तो -2.9 को देखो हम कैसे लिखेंगे, -3 कह रहे हैं इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, -3 प्लस 0.1, तो देखो ना माइनस का 2.9 आएगा, -3 इंटीजर है और 0.1 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा -3। क्यों, -3 इंटीजर है तो जो इंटीजर होता है वही आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग करो, कह रहे हैं -2.9 इंटीजर नहीं, तो जस्ट इससे पहले वाला, तो माइनस में उल्टा होता है ना, -2.9 यहाँ होगा तो -3 यहाँ पर होगा, तो इस तरीके का आंसर -3 आता है। किसी मेथड से हम लोग कर लेते हैं। इसका ग्राफ तो देखो तो मज़े ही आ जाएंगे एकदम, डिसकंटिन्यूस ग्राफ बनेगा इसका, पेन उठाना पड़ता है। देखिए चलिए इसी टेबल बनाते हैं। ये वीडियो आप तभी देखिए, वो ही बच्चे देखें, मैं कोई यहाँ से कोई वो नहीं चाहता हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट करूँ भाई देखो देखो, आप तभी देखिए, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बस नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, काफ़ी चैनल है। चलिए x की जगह एक बार पुट करते हैं 0.1 या 0.2, 0.3, फिर 1, फिर 1.2, 1.3, फिर 1.4, कुछ माइनस में भी लेके दिखा देंगे, फिर 2। चलिए अच्छा ये 1 है, ये 1 है, -1 है, -1 है, 2 है। चलिए x पे जाओ 0.1, x पे हम गए 0.1, तो 0.1 रखने से इसका आंसर 0 आएगा। अब रख के देखो, क्योंकि नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, तो 0.1 यहाँ पर होगा, तो इससे जस्ट इंटीजर क्या है 0, तो इसका आंसर 0। ऐसे 0.2 का 0, 1, अच्छा 1 रखा है, इंटीजर रखा 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 1.2 से पहले 1, 1, 2, तो x पे गए 0.1, x पे गए 0.1, y भी 0, 0.2 गए तो भी 0, 0.3 गए तो भी 0, इसके जितने पास, लेकिन जैसे ही 1 पर पहुँचे तुरंत उछल के ये यहाँ पे आ जाएगा। समझो बात को, तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ये और 1 पे होल आ जाएगा। क्यों, 1 को जैसे ही लिया तो ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे
1.2 तो भी 1, 1.3 तो भी 1, 1.4 सब पे। जैसे ही हम पहुँचे 2 पर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उछल के 2 आ जाएगा, तो 2 पर ये हो जाएगा। ऐसे ही आप माइनस में ले लेंगे। तो इस तरीके से आप बुक में जब इसको देखेंगे तो ऐसे होल बने होंगे, तब आपको कन्फ्यूज होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं इसको। बहुत से टीचर भी इग्नोर करते हैं कि 12th क्लास में पढ़ाएंगे, फिर 12th क्लास में उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाते। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेम इसका जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसमें क्या होता है कि प्रीवियस वैल्यू लेते हैं, उसमें जस्ट आगे वाली वैल्यू लेते हैं, जस्ट आगे वाली। तो जैसे अगर मैं आपसे मैं इसी में ही बता दूंगा, ज़्यादा उसके लिए वो नहीं करें। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक और नाम है जिससे मैंने अभी बताया था, सीलिंग फंक्शन। इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके से। अगर किसी ने आप पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए 2.3 की, तो बिल्कुल टेंशन ना लेना, नंबर लाइन पे देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये रहा 2.3, तो इसके आगे वाला इंटीजर कौन सा है, 3। तो अब क्यों इसका नाम बोला गया, क्योंकि 2.3 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन किससे, 3 से स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो जस्ट का साइन ये है, इस तरीके से। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों ने क्लास 8th 10th में ही पढ़े हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन x+1 पॉलिनोमियल है, x² + 2 ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमने क्लास 10th के 2nd चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी डिग्री 2 होती है उसका ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला, या इस तरीके से। आपके 11th क्लास में भी बहुत डीप में समझाया गया है, कॉनिक सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक होता है आपका, शायद इसमें मैंने लिखा नहीं था, पता नहीं क्या, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन वो होता है f(x) = 1/x, वेयर x कैन नॉट बी 0, क्योंकि x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन है। इसका ग्राफ और भी इंटरेस्टिंग आता है, खुद बना लेना, वैल्यू पुट करके पेन उठाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू इस तरीके से आएगा। क्यों, आप 0 रख नहीं सकते, 0 रखते ही तो 0 को टच करेगा नहीं, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन आएगा। इसका जो डोमेन होगा r होगा, रेंज होगा, सब कुछ आंसर आएगा केवल 0 को छोड़ के। क्लियर है, हम यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन इसका जो r की जगह, हाँ नहीं डोमेन में आएगा ना, r की जगह हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ के। 0 पुट नहीं करते, तो डोमेन में क्या आता है, जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। और एक चीज़ और याद कर लो, डोमेन होता है जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फंक्शन में, कोई सी भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। और निकल के जो आंसर आता है उसकी जो रेंज आती है, तो रेंज में क्या r हो जाए, क्यों, इसका आंसर 0 तो आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं इसका आंसर 0 नहीं आ सकता ना, हाँ 0 नहीं आ सकता इसका आंसर, क्योंकि 0 तो ऊपर है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें तो 0 तो ले नहीं सकते, तो आंसर 0 नहीं आ सकता, इसका भी यही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। और रैशनल फंक्शन और बता दूं यहीं पे, रैशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे x+1 अपॉन जैसे x² + 1 और x+1, तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होती है। इसका ग्राफ बना लो, रैशनल फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन तो बच्चों को पता है, f(x) = √x, बस। तो इसका डोमेन क्या होता है, √x का, x की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रूट में अंदर कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हमारे ये रेसिप्रोकल फंक्शन, डोमेन, सारी चीज़ें हम लोगों ने फंक्शन को डीप में पढ़ लिया बहुत। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फंक्शन को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। कोई भी डाउट हो नॉलेज वाला ज़रूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग।